हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मोस्टली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? म्यू से। और बहुत सारी बुक्स में इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मानकर चलो जी, ये हमारा सन हो गया और सन से रे निकल कर आई। तो सबसे पहले रे कहाँ आई होगी? रे ट्रेवल कर रही होगी वैक्यूम में। कहां ट्रेवल कर रही होगी बच्चों? वैक्यूम में। और वैक्यूम से फिर ये कहां गई होगी? अर्थ का एटमॉस्फेयर मिला होगा तो ये गई होगी जी एयर में। और एयर में क्या मिले होंगे? इसे गैस के पार्टिकल्स मिले होंगे। उसको भी पार करके ये अर्थ की सरफेस पर गई होगी। तो अर्थ की सरफेस पर इसे वाटर मिला होगा तो वाटर में से भी ये पार निकल गई। तीन अलग अलग मीडियम में से हमारी सन की रे पास होकर निकल गई जी। ठीक है। लाइट के हमने बहुत सारे फिनोमेना पढ़े। हमने क्या फिनोमेना पढ़ा? अगर लाइट किसी चीज से टकरा जाएगी, टकरा कर वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर उस चीज से टकरा के पार निकल गई तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और पार निकलने के बाद अगर वो 7 कलर में डिवाइड हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा जी। तो यहां पर भी लाइट क्या कर रही है? अलग अलग मीडियम में से पार होकर आ रही है। सबसे पहले वैक्यूम, फिर एयर, फिर वाटर। जब ये तीन अलग अलग मीडियम से पार निकल के आई होगी तो क्या इसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया होगा? भाई जब वैक्यूम में ये ट्रेवल कर रही होगी तो कोई पार्टिकल नहीं है, सीधी बड़े आराम से निकल कर आ रही है। और जब वैक्यूम से कहां पहुंची? एयर के पास पहुंची तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल्स मिले। और जब पार्टिकल्स से टकराई तो टकराने के बाद क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी में क्या आ गया भाई? यहां पर चेंज आ गया। दूसरा चेंज किस में आएगा? जब ये पार्टिकल से टकराई होगी तो टकराने के बाद इसने पार्टिकल को नहीं हटाया, ये खुद थोड़ा सा साइड में से होकर निकल गई। दूसरा चेंज किस में आया? रास्ते में आया। इसने अपना रास्ता बदल लिया। जो जो भी चेंज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर आए उनको हम यहां पर नोट कर लेते हैं जी। क्या क्या चेंज आया? सबसे पहला चेंज क्या आया? तो सबसे पहला चेंज आया जी चेंज इन वेलोसिटी। किस में चेंज आया भाई? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आया। दूसरा चेंज किस में आया? दूसरा चेंज आया जी रास्ते में, पाथ चेंज कर लिया इसने अपना। तीसरा चेंज किस में आया? चेंज हो गई जी इसकी वेवलेंथ। क्या चेंज हो गई? वेवलेंथ चेंज हो गई। तो ये तीन चेंज हमें मिले, वेलोसिटी में चेंज, रास्ते में चेंज और वेवलेंथ में चेंज। कब मिले? जब लाइट एक मीडियम से कहां गई? दूसरे मीडियम में गई। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पाथ चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज रहेगी जो चेंज नहीं होगी, और वो क्या रहेगी प्यारे बच्चों? वो रहेगी जी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ये किसी भी मीडियम में चली जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, रास्ता चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तीन चेंज हमें याद रखने हैं। अब हमें पता करना है कि कौन सा मीडियम रेयर मीडियम रहेगा, कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम रहेगा। डेंसर मीडियम वो रहेगा जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। जिसमें पार्टिकल कम रहेंगे वो रेयर मीडियम हो जाएगा। मानकर चलो जब लाइट वैक्यूम से एयर में आ रही है तो वैक्यूम में तो पार्टिकल कम है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। मतलब पार्टिकल है ही नहीं। तो पार्टिकल नहीं है तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? रेयर मीडियम रख सकते हैं। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? डेंसर मीडियम रख सकते हैं। और जब लाइट एयर से वाटर में गई होगी तो वाटर भारी है, किससे? एयर से। तो वाटर क्या हो जाएगा इसकी? इसमें डेंसर मीडियम, और इसके कंपैरिजन में एयर क्या हो जाएगी? रेयर मीडियम हो जाएगी जी। तो ऐसे हम किसका नोमेनक्लेचर करते हैं? मीडियम का। जिस मीडियम में पार्टिकल्स ज्यादा हैं वो डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम है वो रेयर मीडियम। अब क्या होगा जी? लाइट दो तरीके से जाएगी, एक रेयर टू डेंसर जाएगी जी और एक डेंसर टू रेयर जाएगी जी। इसमें भी कुछ चेंज आएगा। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी उसमें कुछ चेंज आएगा, जब डेंसर टू रेयर जाएगी उसमें भी कुछ चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा हम यहां पर देख लेते हैं जी। क्या चेंज आएगा? रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी जब। ठीक है जी। तो रेयर मीडियम से कहां जाएगी भाई लाइट? डेंसर मीडियम में जाएगी। तो देख लेते हैं यहां पर क्या चेंज होगा रेयर टू डेंसर। मानकर चलो जी ये हो गया हमारा एक ऊपर वाला, इससे हो गया फर्स्ट मीडियम और इसको ले लिया हमने सेकंड मीडियम। अब ऊपर वाला हमने क्या मान लिया? रेयर मीडियम, और इसको मान लिया हमने डेंसर मीडियम। अब क्या होता है कि एक सन रे आती है जी यहां पर,
अब इस रे को क्या होना था, इस रे को नॉर्मल के साथ ये सीधा जाना था पहली बात तो रे को, लेकिन यहाँ पर डेंसर मीडियम मिला, तो डेंसर मीडियम में जब लाइट गई तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो गई, बेंट हो गई। तो एंगल, ये इंसिडेंट रे है जी हमारी, और ये नॉर्मल रे है, और ये है जी रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ एंगल बनाया आई, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आर। ओके जी, ऊपर वाला मीडियम ले लिया 1, नीचे वाला मीडियम ले लिया 2। ऊपर वाले मीडियम का नाम रखा हमने रेयर मीडियम नाम रखा जी, इसका क्या नाम रखा, रेयर मीडियम। और नीचे वाले मीडियम का हमने क्या नाम रखा जी, डेंसर मीडियम नाम रखा। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो वेलोसिटी कैसी होगी जी, वेलोसिटी हो जाएगी डिक्रीज। कैसी हो जाएगी वेलोसिटी, डिक्रीज हो जाएगी जी। डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल्स ज्यादा है, पार्टिकल से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जी। और वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, वेवलेंथ भी कैसी हो जाएगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी जी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जी यहाँ पर। और क्या होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट हो जाएगी जी। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा जी, जब ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा मिलेगा, ज्यादा। तो उस ज्यादा के लिए हम लिख देते हैं इंक्रीज, इंक्रीज लिख देते हैं जी। तो ये कहां से कहां जा रही है लाइट, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वेलोसिटी डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, लाइट का नहीं होता है। बस समझने के लिए हमने यहां पर क्या लिख लिया है, इंक्रीज लिख लिया है। अगर इसका उल्टा करें, लाइट कहां से कहां जाए, लाइट जाए जी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो सब कुछ इसका अपोजिट हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज। कैसी हो जाएगी जी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और वेवलेंथ यहां पर डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी कैसी हो जाएगी, वेवलेंथ भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी जी। और यहां पर क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, इसमें जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी जी। कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी जी। ओके, अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसके लिए हमने इंक्रीज लिखा है। इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है जी। कैसा हो रहा है, डिक्रीज। ओके जी, तो यहां पर क्या क्या चेंज आए, दोनों तरीके आपने समझ लिए कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो ये चेंज आए, और डेंसर टू रेयर गई तो ये चेंज आए। तो ये चेंज आपको याद रखने हैं जी। क्या याद रखने, चेंज आपको याद रखने। ये मीडियम हमारा 1 है तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, इसमें वेवलेंथ क्या हो जाएगी, λ1, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, μ1। ओके जी, ये मीडियम हमारा 2 है, इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, इसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी। तो यहां तक कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर कहानी हो गई जी, बिल्कुल ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वेलोसिटी है इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। ये वेलोसिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी। वेलोसिटी यहां डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कोई तालमेल नहीं बन रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो अपोजिट जाने का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए आ गया 1, ये आ गया जी। अगर आप μ1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 हो जाएगा जी। और μ2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में v2 हो जाएगा। लेकिन ये तो है एक मीडियम की बात, एक मीडियम की बात, मतलब μ1 है, v1 है। μ1 कहाँ है, पहले वाले मीडियम में। v1 कहाँ है, पहले वाले मीडियम में। यहां पर μ2 है, v2 है। μ2 कहाँ है, दूसरे वाले मीडियम में, ये रहा। और v2 कहाँ है, दूसरे वाले मीडियम में। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो आप कैसे निकालोगे। तो भाई ध्यान रखना,
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जिसका भी निकाल रहे हो उसको रखो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको रखो नीचे। ठीक है जी, μ2 अपॉन में μ1। आप किसका निकाल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो जिसका निकालना है उसको कहां रखना है? ऊपर। और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको कहां रखना है? नीचे रखना है जी। ठीक है, μ2 कितना है? μ2 है जी 1 अपॉन v2। 1 अपॉन v2 कितना है जी? 1 अपॉन v2। और μ1 कितना है? 1 अपॉन v1। कितना है? 1 अपॉन v1। v1 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा जी। μ2 अपॉन में μ1 और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? v1 अपॉन में v2। ठीक है जी, इसे मैं रफ कर देता हूं, आपको याद हो गया होगा ये। तो ये कितना हो गया भाई? μ2 अपॉन में μ1 अपॉन इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है? सेकंड मीडियम का। तो इसको नीचे रखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला है उसको ऊपर लिख दो जी, इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। क्यों लिखा हमने ऐसा? इसे हमने इसको ऐसा इसलिए रखा कि 1 जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। 1 ऊपर 2 नीचे तो 2 नीचे। तो ऐसे हमें याद करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी जी। हमें याद करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी जी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला हमने? सेकंड मीडियम का। अगर ऐसा हो जाए कि लाइट कहां से कहां चली जाए? लाइट चली जाए सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। कहां से कहां? सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। अब की बार ये सेकंड मीडियम जी यहां पर। ठीक है, तो सेकंड मीडियम से लाइट कहां जा रही है? सेकंड मीडियम से लाइट जा रही है फर्स्ट मीडियम में। तो ये सीधी जानी चाहिए थी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई जी। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? फर्स्ट मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको कहां रखना है? नीचे। जिसका निकालना है उसको कहां रखना है? ऊपर। μ1 कितना है जी? μ1 है 1 अपॉन में v1 और μ2 कितना है? 1 अपॉन v2। इसको ऊपर ले जाओ, μ1 अपॉन में μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन में v1। इसको कैसे लिख सकते हैं? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? फर्स्ट मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड के रेस्पेक्ट में। और इसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है और नीचे क्या है? v1 है जी। ये ऐसे निकलेगा जी। ठीक है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो याद हो गया कैसे निकालेंगे? तो यहां पर समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज हमें देखनी है रे की डायरेक्शन। रे कहां से कहां जा रही है? ठीक है, मानकर चलो मैं आपको कह देता हूं रे जा रही है जी यहां पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा डेंसर मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। अगर रे जा रही है डेंसर टू रेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर जा रही है, जहां पर जा रही है मतलब रेयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा रेयर का। जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। मतलब नियम क्या है? जहां पर रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है जी, तो यहां पर हमने निकाला, यहां पर निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का। तो लाइट कहां जा रही है? सेकंड मीडियम में जा रही है। जहां से आ रही है मतलब फर्स्ट मीडियम से आ रही है। और जिसका निकालते हैं उसको ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको कहां रखते हैं भाई? नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे कितने फॉर्मूले आ गए? 2 फॉर्मूले आ गए जी। ठीक है, और भी हमारे फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं? एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इस फॉर्मूले को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है जी इसको। ठीक है, और C क्या है यहां पर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो कितनी होती है वो होती है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और लगभग इसके बराबर ही एयर में होती है। एयर की बात की जाए या वैक्यूम की बात की जाए, दोनों में हम बराबर लेंगे। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहीं से डेफिनेशन निकल कर आती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या डेफिनेशन निकल कर आती है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम,
refractive index of the medium is the ratio of velocity of light in velocity of light in vacuum, velocity of light in medium। तो क्या डेफिनेशन हो गई, refractive index of the medium is ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium। ये हो गई जी डेफिनेशन। अब इस refractive index की यूनिट भी होती होगी जी, कोई यूनिट नहीं होती है भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो इतने सारे फॉर्मूले किसके निकल कर आए भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और भी फॉर्मूले हमारे पास बचे हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला बचा हुआ है जी, स्नेल्स लॉ याद करिए। अब क्या याद करिए, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से पहले एक रिलेशन और पढ़ लेते हैं भाई। कौन सा रिलेशन, वेवलेंथ का रिलेशन। वेवलेंथ का भी रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो वेवलेंथ के केस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेवलेंथ का रिलेशन भी हम यहां से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी आया जी, ठीक है। अगर मैं आपको 11th क्लास याद दिलाऊं या 9th क्लास याद दिलाऊं, तो 11th और 9th में आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेव का नेचर कैसा होता है, ये जो रे आ रही है ये वेव की फॉर्म में भी चलती है, तो इसमें ये लैम्डा भी होता है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में टी आ जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है। और आगे करते हैं, v को और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में 1/t लिख सकते हैं। और v इज इक्वल टू लैम्डा, ये क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये रिलेशन हमने 11th या 9th क्लास में पढ़ रखा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। आगे करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करनी है जी यहाँ पर, लैम्डा आ जाएगा, किसमें है, वैक्यूम में है जी, ओके। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसमें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ किस में आ जाएगी जी, मीडियम में आ जाएगी, ओके। और फ्रीक्वेंसी भी किस में आ जाएगी, मीडियम में आ जाएगी। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, और वो चीज क्या थी कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। जब भी लाइट किसी भी मीडियम से किसी में भी चली जाए तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो म्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा एम। एक फॉर्मूला ये आएगा जी, इस फॉर्मूले को याद रखना भाई। म्यू का क्या फॉर्मूला आया, लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा एम आ गया जी। क्या आ गया, लैम्डा वी अपॉन में लैम्डा एम। ये वेवलेंथ के केस में होता है, किसके केस में होता है जी, वेवलेंथ के केस में ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, और आगे क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या है भाई, स्नेल्स लॉ है जी। अब स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, साइन ऑफ एंगल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल आर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए निकल कर आता है म्यू साइन आर, और म्यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन आई अपॉन में साइन आर बन जाता है जी। क्या बन जाता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर बन जाता है जी, ठीक है। ये बन जाता है। तो ये म्यू क्या है, क्या ये 1-2 है, क्या ये 2-1 है, क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। देखो भाई यहां पर ये हमारी रह गई डेंसर मीडियम में जाके बेंड हो गई, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहां पर ये कौन से मीडियम में बन रहा है, सेकंड मीडियम में। ये कौन से मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में बन रहा है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो μ2 अपॉन में μ1 लिख लो, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है जी। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी, तो क्या आ जाएगा, μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई। इधर देखो μ1 आई, फर्स्ट मीडियम में क्या बन रहा है, आई, μ2 आर, सेकंड मीडियम में क्या बन रहा है, आर एंगल बन रहा है। तो इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर क्या है, 1 है। 1 में कौन सा एंगल, आई, 2 में कौन सा एंगल,
आर एंगल बन रहा है जी। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? आर एंगल बन रहा है, ठीक है जी। अगर हम 1-2 वाला निकालना चाहें तो अगर हम इसको म्यू इज इक्वल टू 1-2 तो फिर क्या लेंगे जी? ऊपर क्या आ रहा है? सेकंड मीडियम आ रहा है, तो सेकंड मीडियम में एंगल कितना बन रहा है? आर, तो इसको लिख लेंगे साइन आर। नीचे कौन सा मीडियम आ रहा है? 1, तो 1 में एंगल क्या बन रहा है? साइन आई बन रहा है जी, ठीक है। तो इसको क्या हम प्रूव कर सकते हैं? हाँ जी, यहां पर इसको लिखो μ1 अपॉन में μ2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई। सेकंड मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है? आर, एक साथ हो गए। μ1 फर्स्ट एंगल, फर्स्ट मीडियम में कौन सा बन रहा है? आई एंगल, ये एक साथ हो गए जी। यही इक्वेशन आएगी, यही इक्वेशन यहां पर आ रही है, यही इक्वेशन यहां पर आ रही है जी, ठीक है। तो समझ में आया भाई? तो समझ में आ गया होगा भाई यहां पर, ठीक है। तो जो ऊपर होता है उसका ही क्या लिया जाता है? एंगल लिया जाता है। जो नीचे होता है उसका ही एंगल लिया जाता है। और ऐसा ही हमने पढ़ा वेलोसिटी के केस में, जो ऊपर होता है उसकी वेलोसिटी ली जाती है, जो नीचे होता है उसकी वेलोसिटी ली जाती है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये पढ़ लिया जी हमने। और क्या पढ़ते हैं? और हम आगे पढ़ लेते हैं जी। क्या? तो बच्चों हम आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी इक्वेशन को हम दोबारा देख लेते हैं। μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। कभी कभी क्या होता है कि जो रे आती है ना, इंसिडेंट रे, तो वो बिल्कुल इसके पास से आती है और ये बेंड और हो जाती है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है आई बहुत छोटा बनता है, आर और छोटा हो जाता है। तो उस केस में हम मान लेते हैं साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई। और ऐसे यहां पर मान लेते हैं साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू टेन आर। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है? μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू साइन आई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? साइन आई की जगह आई पुट कर देते हैं, और साइन आर की जगह क्या पुट कर देते हैं? आर पुट कर देते हैं जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो μ2 आर इज इक्वल टू μ1 आई। ये हमारी इक्वेशन आती है जी। तो ये इक्वेशन बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में ये हमारे काम में आती है। और जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं उससे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस पढ़ते हैं, तब भी ये इक्वेशन हमारे काम में आती है। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे जी, ठीक है जी। अब आगे कर लेते हैं। आगे क्या करते हैं जी? न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, एक दो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब आपको दिया हुआ है, मानकर चल लीजिए, क्या दिया हुआ है जी? आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जी, किसका? गिलास का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना दे रखा है जी? 3/2 दे रखा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना? 4/3 दे रखा है। और वेलोसिटी दे रखी है गिलास में, कितनी दे रखी है? 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है किसमें? वाटर में वेलोसिटी निकालनी है जी। अब आपको क्या क्या गिवन है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है जी। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एयर ऊपर है तो वेलोसिटी एयर की ऊपर और vg नीचे आ जाएगा जी, ओके। और आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जी μg ए, ये दे रखा है कितना? 3/2। तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा? VA अपॉन में VG इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। और क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वेलोसिटी किसकी आएगी? ऊपर एयर की, नीचे क्या आ जाएगी? VW आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं, तो ये VA VW इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? 4/3 के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? VA अपॉन में VW आ जाएगा जी 4/3 के इक्वल। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? सेकंड आ गई। अब क्या करते हैं? इस पहली वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी तो VA अपॉन में कितना हो जाएगा? VG, ये हो जाएगा जी, ओके। डिवाइड बाय VA अपॉन में कितना हो जाएगा? VW हो जाएगा। यहां पर बराबर लिखेंगे तो यहां पर कितना है? 3/2 है जी, कितना है? 3/2। और इधर कितना है? 4/3 है जी। तो यहां से कैंसिल, तो VW कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे क्या बचेगा? VG बचेगा। और यहां पर कितना बचेगा? 3 ऊपर जाकर यहां बना देगा 9,
और 4 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा जी। और आगे करते हैं, और आगे क्या आता है, तो VW और VG कितना दे रखा है 2 इंटू में 10⁸ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा जी। ये कितना हो जाएगा 9/8। तो VW निकालेंगे तो जी ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू में 2 इंटू में 10⁸, नीचे क्या बचा है 8 बचा है जी। ये इससे 4 टाइम गया और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में वेलोसिटी निकाली है, हमने वाटर में निकाली है। ऐसे आपको क्या दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे थे एयर के रेस्पेक्ट में दोनों के, और वेलोसिटी इन गिलास दे रखी थी, वेलोसिटी इन वाटर हमें निकालनी थी। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जी जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। देख लेना भाई दोबारा इसको। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल किसके केस में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के केस में देख लेते हैं जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के केस में। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मानकर चलो भाई अब की बार एक यहाँ पर एक रे आ रही है, इस वैक्यूम से एक रे आ रही है, और ये रे कहाँ पर आ रही है, ये रे आ रही है जी एक ये गिलास का ब्लॉक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है जी। किसका बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है। अब जो ये रे आ रही है ना, ये 4500 एंगस्ट्रॉम, कितना 4500 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या है, वेवलेंथ है जी। क्या है, वेवलेंथ। तो ये क्या दे रखी है हमें, वेवलेंथ इन वैक्यूम कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम दे रखी है जी। ओके, अब ये इसमें जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और ये क्या है, गिलास, और गिलास में आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है जी। कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी इन गिलास, ये पूछा है आपसे, और क्या पूछा, वेवलेंथ, क्या पूछा, वेवलेंथ इन गिलास। दो क्वेश्चन पूछे जी। तो क्वेश्चन क्या है कि एक 4500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की एक यहां पर रे आई, और ये कहां गई, एक गिलास में गई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5 था। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालो इस गिलास में, वेवलेंथ निकालो गिलास में। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला याद करिए जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था लैम्डा था ऊपर किसका, वैक्यूम, और नीचे क्या था, लैम्डा किसका, मीडियम का था जी। ये था हमारा। ठीक है जी, ओके जी। अब निकाल लेते हैं म्यू कितना है, म्यू है जी 1.5, म्यू कितना है 1.5, और ये कितना है 4500, और अपॉन में क्या है लैम्डा एम, एम यानी मीडियम कौन सा है, गिलास में निकालना है, तो इसको इधर ले जाइए, लैम्डा जी इज इक्वल टू 4500 अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो चली जाएगी, तो 3 जीरो हो जाएंगे, नीचे 15 लैम्डा जी, और लैम्डा जी कितना आ जाएगा जी भाई, यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, कितनी आई 3000 एंगस्ट्रॉम आ गई जी, ये वैल्यू तो हमारे पास। ओके, अब क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी इन गिलास, किसमें, फ्रीक्वेंसी इन गिलास पूछा है जी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन आपने पढ़ा था जो अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले हम क्या देख लेते हैं कि यहां पर हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कितनी होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में होती है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके जी, वेलोसिटी पता है, यहां वेवलेंथ भी पता है, इस मीडियम में वैक्यूम में कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम है जी। कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर हम देख लेते क्या निकाल लेते, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, किसमें, वैक्यूम में। तो ये फ्रीक्वेंसी किसमें निकालेंगे हम, वैक्यूम में निकालेंगे, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितनी वेलोसिटी हो जाएगी c हो जाएगी, और ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा जी, वैक्यूम में निकाल रहे हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम इज इक्वल टू c कितना है 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। ओके जी। वेवलेंथ कितनी है? 4500 एंगस्ट्रोम है जी, लेकिन यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो दोनों को हमें मीटर बनाना पड़ेगा। तो इसको मीटर आप कैसे बनाएंगे? 4500 एंगस्ट्रोम है, एंगस्ट्रोम से जब आप मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 करेंगे जी। ठीक है, तो 10⁻⁻10 को आप यहां पर पुट कर दीजिए। 4500 इंटू में 10⁻10 हो जाएगा जी। ओके, तो निकालिए जी आगे क्या कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 3 इंटू में 10⁻8 और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं। 2 जीरो यहां पर कम हो जाएंगी तो 10⁻8 और ऊपर यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/15 और ऊपर जाकर 10⁻8 ये ऊपर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो बेस सेम है। क्या सेम है भाई? बेस सेम है। तो बेस सेम है तो यहां से और क्या निकाल सकते हैं हम? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/15 इंटू में 10⁻16 हो जाएगा भाई। यहां से 10⁻ क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम इज इक्वल टू, यहां से 2 जीरो अगर हम यहां पर ले लें 100/15 इंटू में 10⁻14 बचेगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू में 10⁻14। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है भाई? हर्ट्स होती है। क्या होती है? हर्ट्स होती है। तो 6.6 इंटू 10⁻14 आ गया। अब पूछा किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी थी? फ्रीक्वेंसी तो पूछी थी जी ग्लास में। किस में पूछी थी? ग्लास में पूछी थी। और क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से इसने लाइट ने वैक्यूम से होकर ग्लास में गई होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई होगी। तो यही फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी? ग्लास की आ जाएगी जी। 6.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स हो जाएगा जी। तो ऐसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी ऐसे। ठीक है जी, आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं? आगे देख लेते हैं। ठीक है जी, देखते हैं आगे क्या देखते हैं। मानकर चलिए जी यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है। ये क्या है भाई? कंटेनर रखा हुआ और इस कंटेनर में क्या है? वाटर है जी। क्या है इसमें? वाटर। और यहाँ पर एक रे आई और ये ऐसे बेंड हो गई जी। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल हो गया। ओके जी, तो ये रे ऐसे कहाँ पर गई? वाटर में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो ये क्या है? हमारा वाटर और ये क्या है भाई? एयर है जी। तो यहां पर देखेंगे किस में जा रही है रे? नियम क्या है? जिसमें रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा? एयर में एंगल कितना बन रहा है? आई एंगल बन रहा है जी। तो यहां पर आ जाएगा साइन आई और इसमें एंगल कितना बन रहा है? आर। तो यहां पर कितना आ जाएगा? साइन आर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी जी। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी डायरेक्शन में यहां पर मिरर रख दें, कौन सा मिरर रख दें? प्लेन मिरर रख दें जी। तो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रख देते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के एंगल पर। अब कोई चीज 90 डिग्री पर टकराएगी तो टकराने के बाद वो वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से आ रही थी। तो ये जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर जाकर ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब रे कहां से कहां जा रही है? अब जा रही है वाटर से एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर का निकलेगा। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जी वाटर में एंगल कितना बन रहा है? आर। तो साइन आर अपॉन में एयर में कितना बन रहा है? साइन आई। इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू W बचा हुआ है, A बचा हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट ये यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू A W बचा हुआ है। राइट साइड में क्या है? साइन I अपॉन में साइन R इनटू में साइन R अपॉन में साइन I। ये बचा हुआ है यहाँ पर। साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा भाई? म्यू W इनटू में
म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आ गया जी। कितना आ गया? 1 आ गया यहाँ पर ये। अगर आप इससे निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये इधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाई? डिवाइड में। तो ये हमारा फॉर्मूला आया यहाँ पर। क्या फॉर्मूला आया हमारा? कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर आप और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो यहाँ पर ये कौन सा मीडियम माना है? 1, ये 2 माना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन W ऊपर आएगा तो यानी कि 2 ऊपर आएगा और ये आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यहां पर डिक्रीज था, यहां पर इंक्रीज था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। तो क्या करेंगे बच्चों? इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे जी। क्या करेंगे? याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। तो मैं लिख देता हूं वहां पर कि आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे। तो म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको यह आसानी से याद रहे। आगे पढ़ लेते हैं जी। आगे क्या पढ़ते हैं? अभी तो हमने 2 मीडियम लिए थे। कितने मीडियम लिए थे? ये 2 मीडियम लिए थे। और इसको बोला जाता है, जो यहां से रे वापस गई थी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिवर्स उसी डायरेक्शन में वापस चली गई थी, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आगे पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं 3 मीडियम की कहानी। कितने मीडियम की? कॉम्बिनेशंस ऑफ मीडियम पढ़ लेते हैं। तो मानकर चलिए जी, यहां पर हमारे पास ये हो गया कंटेनर और इसमें क्या किया? यहां तक तो कर लिया हमने गिलास। क्या कर लिया जी? गिलास। और यहां पर भर दिया पानी, वाटर। और ऊपर क्या हो गया भाई? एयर हो गई। क्या हो गई? एयर हो गई। अब रे आई हमारे पास ऐसे, थोड़ी सी बेंड हो गई और यहां पर और थोड़ी सी बेंड हो गई जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? ये भी नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल हो गया। जब ये एंगल आई बनाएगी इसके साथ, यहाँ पर एंगल बनेगा R1। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? सेम मीडियम है, R1 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल R2 हो जाएगा, यहाँ पर भी R2 ही हो जाएगा। और बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर एंगल जो स्टार्टिंग में एयर में था वही एंगल हो जाएगा जी यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे करेंगे जी? इस सरफेस को मान लेते हैं AB और इसको मान लेते हैं CD और इसको मान लेते हैं EF। तो AB पर रिफ्रैक्शन हुआ तो रे कहां से कहां गई? रे एयर से गिलास में गई, नहीं, रे एयर से वाटर में गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? वाटर का। तो फ्रॉम सरफेस, कौन सी वाली सरफेस से भाई? फ्रॉम सरफेस AB। तो रे कहां से गई थी? एयर से। कहां पर? वाटर में गई, एयर से। तो क्या हो जाएगा? एंगल किसका आएगा? साइन I अपॉन में R1। कितना? साइन R1। इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ लेते हैं जी। आगे क्या है? फ्रॉम सरफेस, कौन सी वाली सरफेस से? अब की बार निकालते हैं। फ्रॉम सरफेस कौन सी वाली? CD। तो CD से हमें क्या मिलेगा? यहां से रे कहां जा रही है? वाटर से ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? गिलास का। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के। तो क्या आ जाएगा? वाटर में एंगल कितना? R1। कितना एंगल? साइन R1। और गिलास में एंगल कितना? R2, साइन R2 जी। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब सरफेस से निकालते हैं। फ्रॉम सरफेस, कौन सी वाली सरफेस से जी? फ्रॉम सरफेस EF। कौन सी वाली? EF। इससे देखेंगे जी। अब रे कहां से कहां जा रही है? गिलास से एयर में जा रही है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में? गिलास के रेस्पेक्ट में। तो ये G आ गया। तो G यानी कि यहां पर एंगल कौन सा है? R2, साइन R2 अपॉन में यहां पर एंगल कितना है? साइन I। थर्ड इक्वेशन।
यहां पर भी क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड में क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है जी म्यू डब्ल्यू ए, और क्या है लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड में है जी तो म्यू डब्ल्यू जे, और क्या है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है जी तो म्यू, यहां नीचे ए है और ऊपर क्या है जी जी है, क्या है जी है। ओके, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में यहां पर बचा हुआ है साइन आई अपॉन में साइन R1 इनटू में यहां पर क्या बचा हुआ है साइन R1 अपॉन में साइन R2, यहां पर क्या बचा हुआ है भाई साइन R2 अपॉन में साइन आई, कैंसल यहां पर R1 से ये कैंसल, R2 से ये कैंसल हो गया, ये तो दोबारा से किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए जी, किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए जी यहां से, इनटू में जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम पढ़ते हैं जी यहां पर। तो ये सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई होकर कितने आते हैं, 1। जब हमने 2 के केस में पढ़ा तब भी कितने आ रहे थे, 1 आ रहे थे जी, ठीक है। और आगे करते हैं जी, और आगे सॉल्व करते हैं जी। ये फॉर्मूला हमारे पास पिछली इक्वेशन से आया है, तो और आगे हम यहाँ पर इसे और करते हैं जी, ठीक है। तो देखेंगे भाई यहाँ पर और आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, अगर इस मीडियम को आप मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एयर को कितना माना है 1, तो 1 म्यू, इसको कितना माना है W को, वाटर को माना है 2 इनटू में, वाटर को कितना माना है 2 म्यू, ग्लास को कितना माना है 3 यानी 3, यहां पर ये 3 म्यू और एयर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप यहां से ये निकालें म्यू 3 2 इज इक्वल टू 1, इसको ले जाएंगे तो डिवाइड में, इसको ले जाएंगे तो डिवाइड में, म्यू 2 इनटू में क्या हो जाएगा 3 म्यू 1, ये आ गया जी, ठीक है। और आगे करते हैं इसको। अब आप ये बताना जी भाई ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 3 म्यू 1 आप निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में 1 म्यू 3, क्या इसके इक्वल हो सकता है, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, 2 यहां पर नीचे है, 2 यहां ऊपर आ गया, यहां पर 1 ऊपर है, ये नीचे आ गया, 3 यहां पर ऊपर है, ये नीचे आ गया, 1 यहां पर नीचे है, ये ऊपर आ गया। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम यहां पर, अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या होगा जी, ले आओ जी, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 म्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 म्यू 1 हो जाएगा जी, इतना हो जाएगा, 3 म्यू 1 हो जाएगा जी। अब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर पुट, ये 1 म्यू 3 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो कैसे पुट करेंगे, तो पुट कर दो जी, यहां पर कितनी आ जाएगी है, तो 2 म्यू 3 इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही बचेगा 1 म्यू 2, और इसकी वैल्यू पुट करनी है 1 अपॉन 3 म्यू 1, 1 अपॉन 3 म्यू 1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पुट करनी है जी 1 म्यू 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया जी, फॉर्मूला निकल कर आ गया 2 म्यू 3 इज इक्वल टू 1 म्यू 3, 1 म्यू 3 अपॉन 1 म्यू 2, ये फॉर्मूला आ गया जी। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है जी आपको, ऐसा क्यों निकाला है हमने, ठीक है जी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ठीक है जी। ये सब एयर के रेस्पेक्ट में होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम क्या है, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सेकंड मीडियम क्या था, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये एयर के रेस्पेक्ट में। अब आपसे पूछने लगे निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है। उसके लिए क्या निकाला है हमने? फॉर्मूला निकाला है जी, उसके लिए निकाला है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप यहां से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे जी? ठीक है, तो निकालो, कैसे निकालोगे? तो 2μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम 4/3, तो क्या आ जाएगा? 2μ3 इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे तो 3 इंटू में 3 और ये 2 इंटू में 4, तो क्या आ जाएगा यहां से? 2μ3 इज इक्वल टू 9/8 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसलिए हमने ये फॉर्मूले निकाले थे जी। तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स। पीछे वाला जो हमने पढ़ा था वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। ठीक है जी, आगे करेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हम अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे, अपेरेंट लेटरल शिफ्ट निकालेंगे, अपेरेंट शिफ्ट निकालेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।